हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कुमार क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर नेचर ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट लेक्चर, जो किस टॉपिक पर है? वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें आपको हम क्या बताएंगे? मैनेजमेंट एज ए ग्रुप, मैनेजमेंट एज ए एक्टिविटी और मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। इन तीनों कंसेप्ट्स के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने आपको वेरियस कंसेप्ट्स टॉपिक्स में से दो टॉपिक के बारे में आपको बता दिया था, दो कंसेप्ट्स के बारे में आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था पार्ट 1 में स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को देखने से पहले वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 1 जरूर देखना स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने उस पर मैनेजमेंट एज ए नाउन और मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल में बताया है, तो जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले थर्ड कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या है? मैनेजमेंट एज ए ग्रुप। जब हम ग्रुप के रूप में मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट का क्या अर्थ होता है? देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप रेफर्स टू कलेक्टिवनेस। तो ग्रुप का मीनिंग पहले हमने बता दिया। ग्रुप का मीनिंग क्या होता है? कलेक्टिवनेस, मतलब एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हम, पर्संस के समूह की बात कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल ग्रुप की बात कर रहे हैं। कौन सा ग्रुप? जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, मतलब जो मैनेजियल टास्क कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैनेजियल एक्टिविटीज या मैनेजियल ड्यूटीज क्या होती है, जो मैंने आपको यहां पर बार बार वर्ड यूज किया। तो स्टूडेंट्स, जो हमने काम पढ़े थे मैनेजमेंट के, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी काम जो व्यक्ति कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। इस कंसेप्ट के अनुसार स्टूडेंट्स हमने किस पर फोकस करना है? ग्रुप की बात करनी है। तो यहां पर आपने ध्यान देना, ग्रुप पर फोकस करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने एक व्यक्ति की बात क्यों नहीं की? तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि क्या एक व्यक्ति पूरे बिजनेस में सारा कुछ अकेला संभाल पाएगा? आप कहेंगे नहीं। तो वो क्या करता है? वो अपनी कुछ पावर्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों को डेलीगेट कर देता है, सौंप देता है, क्योंकि वो अकेला नहीं सब कुछ कर पाएगा। खासकर जब हम बात कर रहे हो बड़े लेवल की, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, तो हम एक्चुअल में क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट इज नॉट अंडरटेकन बाय वन पर्सन। मैनेजमेंट का काम सिर्फ एक पर्सन नहीं करता, बट बाय ऑल द पर्संस वर्किंग एट देयर लेवल्स। अपने अपने लेवल्स पर सब पर्संस मिलकर कर रहे हैं, तो ही हम अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप सोचे कि एक पर्सन के कारण ऐसा हो रहा है, ये नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्संस हैं वो सब मिलकर काम करते हैं, तो इसलिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया? कलेक्टिवनेस, मिलकर काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मैनेजमेंट रेफर्स टू दोस्त हु आर कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज ए ग्रुप में हमने क्या बताना है कि मैनेजमेंट उन पर्संस के ग्रुप को कहा गया है जो क्या कर रहे हैं? एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सी एक्टिविटीज? मैनेजमेंट की। हमने बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज करनी पड़ रही है वो सब कर रहे हैं, तो मैनेजियल एक्टिविटीज जिसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा यहां पर हम बड़ी स्केल से मैनेजियल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इट कंसिस्ट ऑफ सीईओ। इसमें कौन कौन आ जाते हैं मैनेजमेंट में? सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन एक्सेट्रा। ये सभी पर्सन जो मैनेजर ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? इन सभी को मैनेजमेंट में लाते हैं, इन सभी को हम मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा एग्जांपल लिखी मैंने आपके लिए, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। क्या एग्जांपल है? इफ वी से मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड इज गुड। अगर हम ये कहें कि एक्स लिमिटेड जो कंपनी है उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो इसका मीनिंग क्या है? वी आर रेफरिंग टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। हम उन पर्संस के ग्रुप की बात कर रहे हैं, दोज हु आर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के कामकाज को मैनेज कर रहे हैं। उन सभी पर्संस के समूह को हम क्या कह रहे हैं? मैनेजमेंट कह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
अगर हमने इसके अलावा कुछ और वर्डिंग यूज करनी है, इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट व्हेन वन टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ कंपनी देन ही रेफर्स टू ऑल दोस पर्संस हु आर परफॉर्मिंग देयर मैनेजरियल ड्यूटीज। जब कोई भी व्यक्ति मैनेजमेंट की बात कर रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट की, तो उसका मीनिंग क्या है? वो उन सभी पर्संस के ग्रुप की बात कर रहा है जो अपनी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं या बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो अपनी मैनेजर ड्यूटी कैसे परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या होता है, हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि ये काम करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उसने दूसरों से काम कराना, जैसे मैनेजर ने दूसरों से काम करवाना है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ये जिम्मेवारी बनती है। तो स्टूडेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकेला काम चल जाएगा? आप कहेंगे नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसे क्या देनी पड़ती है? अथॉरिटी, पावर भी देनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑल दोस पर्संस हु हैव बीन असाइन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। वो सभी पर्संस जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी बांट दी गई है वो सभी क्या है? मैनेजमेंट का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स अब आपके मन में एक छोटा सा डाउट होगा, वो क्या? आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था, मैनेजमेंट एज ए नाउन की बात की थी, तो भी मैंने यही बात की थी, उन सभी पर्संस को कहते हैं जो मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो यहां पर भी तो वही बात कर रहा हूं, पर यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट। वहां पर मैंने ये कहा था मैनेजमेंट एज ए नाउन में कि वो सभी पर्संस जो मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, मतलब जो दूसरों से काम करवा रहे हैं, उन्हें हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो यहां पर ग्रुप की बात की ना, तो यहां पर कलेक्टिव नाउन की बात आ गई। हमने क्या किया? सिर्फ पर्संस की बात नहीं की, पर्संस के ग्रुप पर फोकस किया, क्योंकि हमें सभी को पता है कि एक व्यक्ति नहीं काम कर सकता, वो दूसरों से काम करवाना है तो उसे क्या करना पड़ता है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आगे बांटना पड़ता है, सौंपना पड़ता है दूसरों को, तो ही सभी मिलकर काम कर सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के एफर्ट से अगर हम बात करें, सिर्फ एक व्यक्ति एफर्ट कर रहा है और बाकी एफर्ट नहीं कर रहे, तो हमारा उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। हमें सभी को मिलकर एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल यहां पर किसकी बात हुई? ग्रुप की। अगर हम ग्रुप एक्टिविटी समझते हैं, अगर हम सभी रलकर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, तो ही हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, वो क्या है? देखिए, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, ये हमारा फोर्थ कंसेप्ट है स्टूडेंट, क्योंकि हमने इससे पहले दो कंसेप्ट नाउन और प्रोसेस के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था। आज हमने बात कर ली मैनेजमेंट एज ए ग्रुप की, अब बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी की। तो स्टूडेंट इसमें क्या बताएंगे? जस्ट लाइक एनी अदर एक्टिविटी, जैसे कि हम बाकी क्रियाएं की बात कर रहे हैं, बाकी गतिविधियों की बात कर रहे हैं, प्लेइंग, कुकिंग, डांसिंग, टीचिंग, स्टडिंग, ये सब क्या है? एक्टिविटीज है। उसी तरीके से मैनेजमेंट को भी हम क्या कह सकते हैं? एक्टिविटी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी एक्टिविटी? मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक्टिविटी के बारे में प्रॉपर डिटेल, पूरी डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, तभी तक आप ये सब कुछ नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने अभी तक आपको ये बता दिया था कि जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, याद करना और खाना बनाना, ये सब एक क्रियाएं हैं। उसी तरीके से प्रबंध भी एक क्या है? एक्टिविटी है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे? मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी रेफर्स टू वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय मैनेजर टू गेट द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। वो सभी कार्य हैं, वो सभी एक्टिविटीज, जिसे हम गतिविधियां भी कह देते हैं, जो मैनेजर करता है, परफॉर्म करता है, मतलब मैनेजर वो कार्य कर रहा है। किस लिए? क्योंकि उसने क्या करना है? वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना है। तो यहां पर क्या मीनिंग हुआ? जो भी एक्टिविटीज मैनेजर के द्वारा की जाती हैं दूसरों से काम कराने के लिए, उन सभी को हम यहां पर मैनेजमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने फोकस किस चीज पर करना है? एक्टिविटीज पर। तो इसीलिए मैनेजमेंट को एक एक्टिविटी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन सी एक्टिविटी होती है जो मैनेजमेंट में हम करते हैं, मतलब मैनेजर करता है। तो स्टूडेंट्स उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और ओवरऑल मैनेजर की बात करें कि मैनेजर जो कार्य करता है उसे हम एक वर्ड में प्रॉपर क्या बताएंगे? मैनेजरियल एक्टिविटीज जो मैनेजर ने करनी है।
तो मैनेजरियल एक्टिविटीज को हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करेंगे इंटरपर्सनल एक्टिविटी, दूसरे नंबर पर इंफॉर्मेशनल एक्टिविटी, थर्ड नंबर पर डिसीजनल एक्टिविटी। इन तीनों की डिटेल आप स्टूडेंट्स बता सकते हैं। तो पहले नंबर पर बात करते हैं इंटरपर्सनल एक्टिविटी। अब आप सोच रहे हो इंटरपर्सनल एक्टिविटी क्या होती है, तो देखिए वर्ड समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। इंटरपर्सनल मतलब एक पर्सन जब दूसरे पर्सन के साथ डीलिंग करता है, तो यहां पर आपने इंटरएक्शन की बात करनी है, क्योंकि मैनेजर में क्या करना है, दूसरों से काम लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि प्रबंध का अर्थ क्या है, दूसरों से काम कराने की कला। तो अगर मैनेजर ने दूसरों से काम लेना है तो उनसे क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, डीलिंग करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में हमने यहां पर बताना है स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या लिखा, मैनेजमेंट डील्स विद गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। वही बात कि प्रबंध का मीनिंग क्या है, दूसरों से काम कराना, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड रिलेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कह रहे हैं कि हमने दूसरों से काम कराना है, तो क्या आप डांट कर या पूरी सख्ती से काम ले सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, यह हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी। सबसे पहले मैनेजर की क्या प्रायोरिटी होगी कि वो एक अच्छे तरीके से मोटिवेट करके आराम से जो चीज समझ नहीं आ रही वो उनको समझा के काम लेगा, ना कि सीधा स्टार्टिंग में ही उनसे रोब मारना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं करेगा, शुरू में वो स्ट्रिक्टनेस नहीं ज्यादा दिखाएगा। वो क्या करेगा, वो पोलाइटली दूसरों को काम करने के लिए कहेगा, उनको प्रेरित करेगा, उनको एनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा, ताकि अगर इस तरीके से काम होता है तो वह सबसे अच्छा तरीका होता है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, दूसरों से काम लेना है तो प्यार वाला तरीका यूज करेंगे, मतलब उन्हें मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे कि आप ये काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड रिलेशंस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजर को गुड रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, अच्छे संबंधों की स्थापना करनी पड़ेगी उन सभी पर्संस के साथ जिनके साथ उसने डीलिंग करनी है। तो वो कैसे होगी, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद अदर्स। मैंने आपको अच्छे रिलेशंस बता दिए कि अच्छे रिलेशंस हमने बनाने हैं, वो तभी बना पाएंगे जब मैनेजर ये वाले काम करेगा। तो मैनेजर दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए कौन कौन से कार्य करता है, देखिए। फर्स्ट इज टू मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स। तो पहला कार्य क्या बताया स्टूडेंट्स, मोटिवेट करेगा, मतलब क्या करेगा, प्रेरित करेगा काम करने के लिए, आप ये काम कर सकते हैं। तो मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जब भी एक्चुअल में आप कभी भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो आपको हेजिटेशन होती है, आप घबराते हैं कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। परंतु अगर आपके साथ वाला या आपका बॉस आपको थोड़ा हौसला दे दे, आपकी हौसला अफजाई कर दे कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आपका क्या होता है, मोरल जो है बूस्ट हो जाता है, आपका मनोबल ऊंचा हो जाता है कि मैं ये कर पाऊंगा। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, हमने उसे मोटिवेट करना है। तो मैनेजर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है। तो स्टूडेंट यहां पर मैंने बोली कि सबऑर्डिनेट, तो आप सोच रहे होंगे सबऑर्डिनेट किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि रियल लाइफ में भी जब भी हम कहीं काम करते हैं तो कई पर्संस हमारे ऊपरली पोस्ट पर होते हैं, मतलब हमारे बॉस होते हैं, और कई हमारे नीचे काम कर रहे हैं जिन्हें हम अपने जूनियर्स कह देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो अब मैनेजर के नीचे काम कर रहे हैं, मतलब मैनेजर की गाइडेंस के मुताबिक काम करेंगे, मैनेजर जिन्हें काम देगा वो सभी मैनेजर के अंडर आ रहे हैं, उन्हें हम सबऑर्डिनेट्स कहेंगे। और जो मैनेजर के ऊपर वाले रैंक वाले पर्संस हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सुपीरियर्स। तो समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, सबऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं, मतलब जिनसे हम काम ले रहे हैं, तो उनको हमने क्या करना है, उनका मोरल जो है, मतलब उनका मोरल जो है, मतलब उनका मनोबल हमने ऊंचा करना है, उन्हें मोटिवेट करना है। तो सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स क्या है, टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द सबऑर्डिनेट्स। अगर किसी सबऑर्डिनेट को, अगर हमारे किसी एम्प्लॉय को कोई काम समझ में नहीं आ रहा, तो हमने उसे गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, मतलब बताना है, दिशा निर्देश देने कि आपने काम ऐसे करना है, उसे हम समझाएंगे तो ही वो काम कर पाएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है, टू इंटरएक्ट विद पीपल। तो यही बात हमने मेन बात बतानी थी स्टूडेंट्स की, इंटरपर्सनल एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों के साथ संबंध बना रहे हैं, अच्छे रिलेशन बनाने की बात कर रहे हैं, हमें डीलिंग करनी पड़ेगी। वो डीलिंग क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो काम कर रहे हैं सिर्फ उनके साथ करनी पड़ेगी? नहीं स्टूडेंट्स, आपको दोनों पर्संस के साथ डीलिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो आपकी संस्था के बीच काम कर रहे हैं, चाहे वो संस्था के बाहरले पर्संस है। अब आप सोच रहे हैं बाहरले पर्संस कौन है, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, सरकार हो गई, ये सभी क्या है
आउटसाइडर्स है, जो बिजनेस के बाहर काम कर रहे हैं, मतलब जो बिजनेस के अंदर है, जैसे कि एम्प्लॉइज हैं, आपने जो सुपीरियर्स हैं, वो क्या है, इनसाइडर। तो मैनेजर को तो सभी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, इसलिए मैंने लिखा टू इंटरेक्ट विद पीपल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा आप क्या बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैनेजर ये सिर्फ 3 काम ही करता है, इसके अलावा कई और भी काम करता है। जैसे हम एक और एग्जांपल ले देते हैं, टू अटेंड सोशल मीटिंग्स, जो सोशल गैदरिंग्स होती है वहां पर वो जाएगा मैनेजर। क्यों? उन लोगों से जान पहचान बनेगी, उनके साथ अच्छे रिलेशन होंगे, उनको अपनी कंपनी के बारे में बताएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्या होता है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है। मैनेजर को कई तरह के काम करने पड़ते हैं जब वो बिजनेस में काम करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए हमने पहली कैटेगरी आपको बता दी कि मैनेजर क्या करता है, इंटरपर्सनल एक्टिविटी में हमने आपको बता दिया कि मैनेजर दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको डिटेल में बताएंगे इंफॉर्मेशनल एक्टिविटी और डिसीजनल एक्टिविटी के बारे में। तभी तक स्टूडेंट्स ये सब कुछ नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशनल एक्टिविटी की। देखिए स्टूडेंट्स, आप इंफॉर्मेशनल एक्टिविटी में क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशनल मतलब क्या है, सूचना की बात करनी है, हमने इंफॉर्मेशन पर फोकस देना स्टूडेंट्स हमने यहां पर। तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, ए मैनेजर इज अ लिंक बिटवीन द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बारे में बता दिया था, तो मैनेजर क्या करता है, उन दोनों के बीच एक लिंक का काम करता है। अब आप सोच रहे हैं लिंक का मीनिंग क्या है, यहां पर एक दोनों के बीच का एक कड़ी है, एक मिडल में आ रहा व्यक्ति है जो दोनों की बातें सुनेगा। सुपीरियर से उसे क्या होगा, उसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं जिन्हें उसे फॉलो करना पड़ता है मैनेजर को। और सबऑर्डिनेट्स को वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है कि आपने ऐसे काम करना है। मतलब जो ऑर्डर्स ऊपर से मिले सुपीरियर की तरफ से हमारे पास मैनेजर को ऑर्डर आए हैं, उन ऑर्डर्स को आगे पास करेगा कहां तक, सबऑर्डिनेट्स तक, ताकि वो उन्हें काम को प्रॉपर तरीके से एप्लीकेबल करा पाए। तो स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए मैंने कहा ही पासेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू बोथ। बोथ का मीनिंग यहां पर क्या है, सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर दोनों को इंफॉर्मेशन पास करता है। अब दोनों को कौन सी इंफॉर्मेशन पास करता है, क्योंकि सुपीरियर हमसे बड़े हैं तो उन पर हम हुक्म नहीं चला सकते, उनसे हम ऑर्डर रिसीव करते हैं। तो जो मैनेजर है वो सुपीरियर से क्या करता है, ऑर्डर रिसीव करता है और उन्हीं ऑर्डर्स को आगे क्या करता है, पास कर देता है किसके पास, सबऑर्डिनेट के पास, कि ऊपर से हुक्म आया आपने इन आदेशों की पालना करनी है। और जो सबऑर्डिनेट्स है उनसे सजेशंस लेता है, पूछता है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं आ रही, मतलब उनकी कंप्लेंट सुनता है और वो कंप्लेंट सुनकर ऊपर तक पहुंचाता है सुपीरियर तक कि जो वर्कर्स हैं उन्हें ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, हमने इन्हें सोल्व करना है। तो मतलब दोनों के बीच किस काम कर रहा है, लिंक का। तो उम्मीद करता हूं यहां तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स मैनेजर डज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज। इंफॉर्मेशनल एक्टिविटी के तौर पर मैनेजर को कई काम करने पड़ते हैं, सूचना का आदान प्रदान। वो कैसे, कौन कौन से काम है देखिए स्टूडेंट्स। नंबर 1, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी। मैंने ये भी आपको बताया कि सुपीरियर से हमने क्या करना है, इंफॉर्मेशन लेनी, और जो नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं अगर उनकी कोई कंप्लेंट्स है वो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी। तो हम क्योंकि लिंक है दोनों के बीच में तो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी। दूसरा पॉइंट, प्रिजर्व इट, और उसे सेफ रखना है। सेफ का मीनिंग क्या है, कई बार क्या होता है हमारे जो सीक्रेट्स होते हैं फर्म के, उसे हमने मेंटेन करके रखना है, किसी और को नहीं बताना। जो आउटसाइडर्स हैं या जो आम जो भी काम कर रहे हैं संस्था में, हर एक को हम इंफॉर्मेशन नहीं सप्लाई कर सकते, कुछ सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है। देखना पड़ता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी चाहिए और कौन सी सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद टू गिव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स, वही बात दोबारा। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि नेसेसरी इंफॉर्मेशन कौन सी हुई, जो सीक्रेसी वाली इंफॉर्मेशन नहीं है। सुपीरियर ने हमें ऑर्डर दे दिया कि यह काम आपने कराना है, हम सबऑर्डिनेट को वो ऑर्डर पास कर देंगे कि ये ऊपर से ऑर्डर आया है। और सबऑर्डिनेट्स ने हमें अगर बताया ये हमारी कंप्लेंट्स है, ये हमारी सजेशंस है कि हम ऐसे काम करना चाहते हैं, तो वो सजेशंस और कंप्लेंट्स को हम ऊपर पास कर देंगे सुपीरियर के पास। तो स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि वो एक्ट कर रहा है लिंक, एज ए मिडल पर्सन के तौर पर वो काम कर रहा है, वो दोनों के बीच का एक कड़ी का काम कर रहा है मैनेजर यहां पर। इसके अलावा स्टूडेंट हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन वन लाइन, इन ऑर्डर टू रन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, हमने अगर अपनी संस्था को अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से चलाना है और आगे बढ़ाना है, ए मैनेजर हैज टू कम्युनिकेट, एक मैनेजर को कम्युनिकेट करना पड़ता है। किस चीज के बारे में कम्युनिकेट करना पड़ता है, जो इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को हमने कम्युनिकेट करना पड़ता है रेगुलरली विद
इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के बीच वाले मेंबर है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बाहरले पर्सन है, आउटसाइडर्स है, जैसे कि कस्टमर, क्लाइंट्स, इनके साथ भी डील करना पड़ेगा। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। यहां पर बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? टू शेयर योर आइडियाज, व्यूज, ओपिनियंस, सजेशंस, कंप्लेंट्स, ये सब कुछ शेयर करना। तो वो शेयर का काम ही तो यहां पर कर रहा है। जो सबॉर्डिनेट्स ने हमें बताया कि हमें यह प्रॉब्लम आ रही है या हमारी यह सजेशन है, हम ऊपर सुपीरियर तक पहुंचा देते हैं, टॉप लेवल तक। और जो टॉप लेवल वाले हमें ऑर्डर देते हैं कि यह आपका काम है, आपने ऐसे करवाना है, वो हम नीचे बता देते हैं कि यह हमें ऊपर से उठ रहा है, हमने काम ऐसे करना है। तो ये क्या किया उसने? कम्युनिकेट किया, अपने व्यूज, अपने आइडियाज जो भी उसे मिले उसने शेयर किए। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, डिसीजनल एक्टिविटी की ओर। डिसीजनल एक्टिविटी में देखिए स्टूडेंट्स क्या है, डिसीजन मेकिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ए मैनेजर। डिसीजनल नाम से पता लग रहा है ना, डिसीजन क्या होता है? फैसला लेना, निर्णय करना। तो डिसीजनल एक्टिविटी में हमने निर्णय की बात करनी है कि हमने कोई फैसला लेना है। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा फैसला? देखिए स्टूडेंट्स, मैनेजर है, मैनेजर को मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तो सारे काम उसी के ऊपर है ज्यादातर मोस्टली। तो उसे बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं आम लाइफ में। तो ये डिसीजन मेकिंग उसका बेसिक फंक्शन है, ये नॉर्मल सा काम है, उसे करना ही पड़ता है। तो अब आपको बताएंगे वो कौन कौन से फैसले ले सकता है। देखिए, ए मैनेजर हैज टू टेक 7 टाइप ऑफ डिसीजंस। एक मैनेजर को जब वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है कई तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं, वैसे अनलिमिटेड होते हैं। ये नहीं कि हमने सिर्फ 3 बता दिए तो आपने 3 ही लिखने हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है कि कौन कौन से फैसले हैं, पर हमने आपको नॉर्मली बता दिया 2 और 3 केसेस विद एग्जांपल्स। फर्स्ट, रिसोर्स एलोकेशन। जो हमारे साधन है, जो मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स है जो स्कार्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल सोर्स की बात कर ले, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की बात कर, उन्हें एलोकेट करना है प्रॉपर तरीके से, कोऑर्डिनेट करना है उन्हें। तो अगर हम रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, मतलब ये एक मशीन है और इस पर सिर्फ 2 वर्कर्स मिलकर काम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 2 वर्कर्स इस मशीन को चलाएंगे, 2 वर्कर्स यह काम करेंगे। तो हमने क्या कर दिया? रिसोर्स को एलोकेट कर दिया। तो हमने अगर रिसोर्स को सही तरीके से एलोकेट किया होगा तो हमें जल्दी ही अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति होगी। तो सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट, मेक और बाय। मेक और बाय डिसीजन में क्या होता है, कई बार हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम आगे से, तो पहले वो मटेरियल हम परचेज करते थे, अब हमने सोचा कि देखें कि हम उसे बना सकते हैं। अगर हम बनाएंगे तो हमें बनाने में ज्यादा फायदा होगा या उस मटेरियल को खरीदने में ज्यादा फायदा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मेक मतलब निर्माण करना और बाय मतलब खरीदना। उस चीज को बनाया जाए या खरीदा जाए, दोनों में से कैसे तरीके से हम काम करें। अगर हम खरीदते हैं, अगर वो वहां पर हमें रेट सस्ता पड़ता है, कॉस्ट कम आती है, तो हम खरीदने का ऑप्शन चूज करेंगे। अगर हम बनाते हैं, बनाने से हमारा खर्चा कम आता है, तो हम बनाने का ऑप्शन चूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये भी समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट, शट डाउन और कंटिन्यू। अगर हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे, सपोज कीजिए हम 3 प्रोडक्ट्स बना रहे, ABC, और जो C प्रोडक्ट है वह लगातार हमें लॉस दे रहा है, तो हम यह सोचेंगे कि हमें, मतलब C प्रोडक्ट अगर हमें लगातार लॉस दे रहा है, कि C प्रोडक्ट को हम कैंसिल कर दें, बनाना छोड़ दें या बनाते रहें, तो ये देखना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने क्या बोला, इसके शट डाउन और कंटिन्यू। ये हमारी ओवरऑल फॉर्म को लॉस हो रहा है, यहां पर प्रोडक्ट्स की बात नहीं करेंगे। तो हम यहां पर क्या बताएंगे, हमारी ओवरऑल फॉर्म को अगर लॉस हो रहा है तो हमें फॉर्म को चलाते रहना चाहिए, कंटिन्यू करते रहना चाहिए, या शट डाउन कर देना चाहिए। शट डाउन का मीनिंग क्या है? फॉर्म क्लोज कर देनी चाहिए। तो इसके बारे में डिसीजन लेना। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने पहले एग्जांपल दी प्रोडक्ट वाली, वो भी एक तरीके का फैसला ही होता है कि अगर हम 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, थर्ड हमें लॉस दे रहा है, तो हम देखें कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, C को कैंसिल कर दे, वो भी एक तरीके का फैसला था। ये अलग एग्जांपल है। शट डाउन और कंटिन्यू पर आपने ये बताने हैं कि हमें लॉस हो रहा है, मान लीजिए, तो अगर हम काफी देर से लॉस में रह रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि हमें आगे चलना चाहिए, काम करना चाहिए, या हमारी फॉर्म को बंद कर देना चाहिए। ये हमने देखना है। तो ये कई सारे फैसले हैं जो मैनेजर करता है। इसको अब आपने पॉइंट्स में कैसे बताना है स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? टू एलोकेट द रिसोर्सेस को एलोकेट करता है। सेकंड, टू प्रिपेयर बजट्स। इसके बारे में मैंने भी नहीं बताया आपको। टू प्रिपेयर बजट्स बनाना। हर एक मैनेजर को बजट बनाना पड़ता है, क्योंकि उसने दूसरों से काम कराना है, उसे अपना बजट देखना पड़ेगा। तो ये काम भी मैनेजर करता है। इसके अलावा टू अंडरटेक द न्यू सर्च प्रोजेक्ट्स। रिसर्च करता रहता है मैनेजर, देखता है नया प्रोजेक्ट लगाना चाहिए कोई, सपोज कीजिए, तो उस पर रिसर्च करेगा, उस प्रोजेक्ट को लगाने से हमें कितना फायदा हो सकता है आने वाले समय में और कितना हमें खर्चा पड़ सकता है, तो उसके बारे में देखेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैनेजर और भी कई तरह के डिसीजन लेता है।
मैनेजर हैज टू फिक्स प्रोडक्शन टारगेट्स, उसे फिक्स करना पड़ता है प्रोडक्शन का टारगेट, कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, हमारी एक्चुअल में कितनी सेल होती है, कितनी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, कितनी करें। फिक्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कितनी क्वालिटी का माल हमने बनाना है, स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ता है। एक हमने क्वालिटी का स्टैंडर्ड कितना रखना है, ये सब कुछ मैनेजर को सोचना पड़ता है। तो इसके अलावा भी कई और स्टूडेंट्स बहुत सारे काम है, आप ये एक दो एग्जांपल्स दे सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम आपको बताएंगे लास्ट पॉइंट जो क्या रह गया, मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, उसके बारे में आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। फिर आज का हमारा जो टॉपिक था वेरियस कंसेप्ट्स वाला वो पूरा हो जाएगा, तभी तक आप ये नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन की। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली स्टूडेंट्स यहां पर डिसिप्लिन को अनुशासन समझ लेते हैं। यहां पर डिसिप्लिन वर्ड अनुशासन के लिए यूज नहीं हो रहा, यहां पर डिसिप्लिन वर्ड सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। कि मतलब क्या है, इस सेंस में हमने क्या बताना है कि मैनेजमेंट आजकल एक सब्जेक्ट बन चुका है, मतलब एक प्रोफेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो उसके बारे में आपने डिटेल बतानी है स्टूडेंट्स। देखिए आप यहां पर क्या एक्सप्लेन करेंगे, मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन रेफर्स टू ए बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज की बॉडी, जहां पर भी हम यहां बात करते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जब आपको मैंने बुक कीपिंग का मीनिंग बताया तभी मैंने क्या वर्ड यूज किया था, बॉडी ऑफ नॉलेज। जब कोई अकाउंटिंग के बारे में पूछता तब भी हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज। तो यहां से ही आप समझ जाइए कि नॉलेज की एक बॉडी है, मतलब ज्ञान का एक भंडार है। इसे हम और अनदर वर्डिंग में कैसे बता सकते हैं, ए फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स व फंक्शंस की हम स्टडी करते हैं, उस बॉडी ऑफ नॉलेज को हम मैनेजमेंट कह रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। पहली बात आपको पता लगी कि एज सब्जेक्ट हमने बताना है तो हमने ये वर्ड यूज किया। दूसरी बात, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें हमने क्या किया, प्रिंसिपल्स की बात करनी है, फंक्शंस की बात करनी है, टेक्निक्स की बात करनी है। तो जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी एक सब्जेक्ट में से नहीं लिए गए, वो कई सब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड है। मैनेजमेंट का जो टॉपिक है हमारा, तो इसलिए इन्हें क्या कहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिक्स करके बनाया गया है। क्योंकि हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं, दूसरों से काम कराते हैं। तो दूसरों से मतलब पर्सन्स से, पर्सन्स आपको पता है ह्यूमन बींग्स की नेचर को कोई व्यक्ति नहीं पहचान सकता। भाई हम कहते हैं कि एक व्यक्ति का नेचर ऐसा दूसरे का भी ऐसा होगा, ये नहीं हो सकता। तो हर एक ह्यूमन बींग्स का नेचर भी डिफरेंट होता है, उनके काम करने का तरीका भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए कि उसके मनोविज्ञान में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में इस टाइम क्या थॉट्स हैं। तो ही हम पता कर पाएंगे वो काम अपनी इच्छा से कर रहा है या धक्के से कर रहा है। तो ये सब कुछ के लिए हमने क्या किया, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने हैं वो कई सब्जेक्ट्स में से ले गए। जैसे कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट्स सच एज सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। कई सब्जेक्ट्स में से प्रिंसिपल्स लिए गए हैं, मतलब कई सब्जेक्ट्स की हेल्प ली गई, इसीलिए इसे कौन सा नाम दे दिया, मल्टी डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी यहां पर क्या हुआ, सब्जेक्ट की बात की, मल्टी मतलब ज्यादा। तो यहां तक आप स्टूडेंट समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है, नाउ मैनेजमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। आजकल ये क्या बन गया, एक पढ़ने का एक विषय बना दिया गया मैनेजमेंट। आप अपनी एग्जांपल ले लीजिए, आप प्लस 2 में मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं पूरी डिटेल में, तो ये यहां पर क्या बात कही हमने, मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, मतलब एक विषय बना दिया गया है, एक सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस हो चुका है इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी लेवल पर भी आ गया है, आजकल आप प्रोफेशनल डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। इट इज बीइंग टॉट टू द स्टूडेंट्स एंड फॉर्मल डिग्रीज आर आल्सो अवॉर्डेड। आप सोच रहे होंगे डिग्री, यस डिग्री भी आप हासिल कर सकते हैं, जैसे कि एमबीए। एमबीए क्या है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैनेजमेंट का स्पेशल कोर्स है। वहां से आप अगर आपने एमबीए की है तो मतलब आपने मैनेजमेंट का कोर्स किया है प्रॉपर तरीके से। तो स्टूडेंट्स आजकल ये कहावत नहीं रही पुरानी वाली, पहले क्या कहते थे, पहले कहते थे कि मैनेजर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड। मैनेजर्स सिर्फ पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। पहले ये विचार था लोगों का। उसका मीनिंग क्या था कि उनमें कुछ जुमांद्रू गुण होते हैं जो उन्हें मैनेज करने का वाल शुरू से ही आता होता है। आजकल हम ये नहीं कह सकते, आजकल हम क्या कहते हैं, मैनेजर्स आर मेड आल्सो। बोर्न तो है मेड पैदा किए तो है मैनेजर्स पैदा तो होते हैं
परंतु बनाए भी जा सकते हैं। आप सोचेंगे मैनेजर्स कैसे बनाए जा सकते हैं? अगर आप में स्किल है, टैलेंट है और आपको काम नहीं आता तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आप मैनेजमेंट का काम सीख सकते हैं। तो मतलब आजकल ये कहावत नहीं है कि कुछ भी नामुमकिन है, आजकल के टाइम में सब कुछ मुमकिन है, बस सिर्फ आप में लगन और मेहनत की इच्छा होनी चाहिए। तो मैनेजर्स आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजर सिर्फ पैदा होते हैं, बल्कि बनाए भी जा सकते हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देके। तो समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन में हमने किस चीज की बात की। डिसिप्लिन यहां पर अनुशासन वर्ड के लिए यूज नहीं हुआ, डिसिप्लिन का यहां पर मीनिंग एक सब्जेक्ट बन चुका है और आगे और बढ़ता जा रहा है, इसका विकास होता जा रहा है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप मैनेजमेंट की लाइन में जाएंगे, मैनेजर बन भी गए आप, स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस नहीं है, परंतु जैसे जैसे आप इसका एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे आपका तजर्बा बढ़ता जाएगा और आप बहुत कुछ सीखते जाएंगे। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने से आती हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ भी हम इन्हें हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर से पहले प्रीवियस लेक्चर देखना मत भूलना, जिसमें मैंने मैनेजमेंट एज ए नाउन और प्रोसेस के बारे में बताया था। ये पांचों कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। मैनेजमेंट एज ए नाउन, प्रोसेस, एक्टिविटी, ग्रुप और डिसिप्लिन, इन सभी के बारे में आपको पूरी डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।